प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट का कोटा यूनिवर्सिटी कोटा की बीए पार्ट फर्स्ट की भूगोल का पेपर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सोर्सेस पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में अपन ने प्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्सेस और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ लिए थे। आज अपन तीसरा चालू कर रहे हैं, प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस। अब नेचुरल सोर्सेस के अंदर जो पहला है वो है ज्वालामुखी उद्गार, और दूसरा है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी उद्गार सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। पहला वाला ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखी उद्गार। अब पहला अपन इसमें पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी क्रिया। अब ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है बच्चों कि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग से ऊपरी भाग में पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपरी भाग में क्या होता है? ऊपरी भाग में गर्म तथा तरल मैग्मा। ऊपरी भाग में क्या आता है? गर्म तथा तरल मैग्मा एवं लावा का विस्तार होता है। धरातल के ऊपर क्या निकलता है? वापस से इसको समझें। ज्वालामुखी क्रिया में जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वहां से ऊपरी भाग की ओर क्या आता है? गर्म तथा तरल मैग्मा और लावा बाहर निकलता है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि या यूँ कहें कि कुछ विद्वानों ने ये माना है कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है या पृथ्वी के जो गहराई में कि एक अवस्था ऐसी है पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में एक परत ऐसी है जो सदैव तरल अवस्था में रहती है। ठीक है, इसको जो तरल अवस्था में रहती है उसको कहते हैं मैग्मा भंडार, कि वहीं से तप्त तरल मैग्मा बाहर आता है और ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। अब अपन कहेंगे कि तरल मैग्मा कैसे रहता है। पहले तो अपन ने कहा था कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो ठोस भाग है, तो अपन इसको कह सकते हैं कि जब ऊपर का अत्यधिक दबाव से है वो जो चट्टानें हैं वो ठोस अवस्था में रहती हैं। अत्यधिक दबाव के कारण जो चट्टानें हैं वो ठोस अवस्था में रहती हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर का जो दबाव थोड़ा सा भी कम होता है, जब दबाव कम होता है तो जो आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं वो पिघल जाती हैं, या वो अपन कह सकते हैं कि वो तरल अवस्था में आ जाती हैं। तो तरल अवस्था में आ जाती हैं, या कह सकते हैं कि चट्टानों का जो गलनांक बिंदु है वो गिर जाता है, तो अत्यधिक ताप के कारण वो पिघल जाती हैं। ताप के कारण, ऊपर का दबाव कम होने के कारण वो पिघल जाती हैं, और पिघलने के कारण धरातल के ऊपर मैग्मा या लावा धरातल के ऊपर प्रकट होता है। तो इस तरह से अपन जो ज्वालामुखी क्रिया है उससे अपन ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो धरातल का आंतरिक भाग है वहाँ पर कोई ना कोई एक पिघली हुई परत अवश्य है जो कि धरातल के ऊपर ज्वालामुखी उद्गार के समय प्रकट होती है। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। पहला अपन ने पढ़ा ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य।
भूकंप विज्ञान के साक्ष्य, एविडेंसेस ऑफ सिस्मोलॉजी। अब भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के अंतर्गत भूकंप की जो लहरें आती हैं, भूकंप विज्ञान पहले अपन समझें कि भूकंप विज्ञान क्या है। कि भूकंप विज्ञान में क्या होता है, भूकंपीय लहरों का एक यंत्र होता है जिससे भूकंपीय लहरों को नापते हैं, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से भूकंपीय लहरों का अंकन करके उनका अध्ययन किया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो भूकंप विज्ञान की एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह एक प्रत्यक्ष साधन है जिसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो अब भूकंप विज्ञान से कैसे जानकारी मिलती है, पहले अपन ये देखें कि जो भूकंप का जहाँ सबसे पहले जहाँ कंपन होता है, भूकंप का जहाँ सबसे पहले कंपन होता है उसे कहते हैं भूकंप मूल या इंग्लिश में उसे फोकस। ठीक है, मतलब जैसे धरातल के नीचे से यहाँ से अगर सबसे पहले कंपन चालू हुआ तो इस नीचे वाले भाग को कहेंगे भूकंप मूल। और जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, जैसे धरातल पर जहाँ पर अनुभव हुआ कि जैसे इस जगह पे अनुभव हुआ, तो इसे कहते हैं भूकंप केंद्र। तो भूकंप मूल तो हुआ जहाँ पे सबसे पहले भूकंप का कंपन होता है, यहाँ पे तो कंपन हुआ, और जहाँ पे भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है, भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है, अब जो भूकंपीय लहरें हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 प्रकार की भूकंपीय लहरें होती हैं। पहली जो भूकंपीय लहर है वो कहलाती है प्राथमिक लहरें, इन्हें इंग्लिश में प्राइमरी वेव्स कहते हैं, मतलब इनको शॉर्ट में पी लहरें कहते हैं। प्राथमिक लहरें या प्राइमरी वेव्स या पी लहरें। तो जो प्राथमिक लहरें होती हैं ये ध्वनि तरंग की तरह काम करती हैं, ध्वनि तरंगों की तरह ये काम करती हैं, और ये एक सीधी रेखा में चलती हैं और वेगवान लहरें होती हैं, और ये ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, दूसरी है, ये हो गई प्राथमिक लहरें या पी लहरें। दूसरी है गौण लहरें, या इन्हें आड़ी लहरें भी कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें सेकेंडरी वेव्स या एस लहरें कहते हैं। एस लहरें या सेकेंडरी वेव्स, इसलिए पहली वाली प्राइमरी पी, ये सेकेंडरी एस लहरें। ये जो होती हैं द्वितीय अथवा गौण लहरें, सेकेंडरी मतलब द्वितीय अथवा गौण लहरें, ये जल तरंगों या प्रकाश तरंगों की तरह के समान होती है। इनकी जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है एस लहर की, ये आप याद कर लीजिए कि जो एस लहर है वो तरल भाग में प्रवेश नहीं करती। जहाँ तरल भाग आ जाता है वहाँ ये प्रवेश नहीं करती। ये केवल सॉलिड भाग में ही, मतलब
ये जो तरल है मतलब लिक्विड वाला जहाँ पर भी आ जाएगा धरातल के नीचे तरल भाग, वहाँ ये एस लहर नहीं जाती, केवल दृढ़ भाग में ही प्रवेश करती है। ये यूँ कह सकते हैं कि जो एस लहर है वो तरल भाग में लुप्त हो जाती है, तरल भाग में ये लुप्त हो जाती है। और जो ये एस लहरें हैं ये अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट करती हैं, अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट करती हैं। अब इसके बाद तीसरी है धरातलीय लहरें। धरातलीय लहरें मतलब सरफेस वेव्स, इनको इंग्लिश में एल वेव्स या एल लहरें भी कहते हैं। तो जो ये धरातलीय लहरें ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं। लेकिन ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें, क्यों अत्यधिक प्रभावशाली लहरें हैं? क्योंकि ये धरातल के ऊपरी भाग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अत्यधिक प्रभावशाली लहरें, या यूँ कह सकते हैं कि ये सबसे अधिक प्रचंड लहरें हैं। क्यों है सबसे अधिक प्रचंड? क्योंकि जहाँ पे धरातल का ऊपरी भाग है जो कि मानव जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा नुकसानकारी या अत्यधिक प्रचंड लहरें होती हैं, एल लहरें। अब अपन देखें कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो इनका अंकन है, जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का अंकन किया जाता है। अब किसकी सहायता से करते हैं? मैंने आपको पहले बताया, जो भूकंप का जो अंकन करते हैं सिस्मोग्राफ की सहायता से इसमें करते हैं। तो अब इसके अंदर जो सबसे पहले जो कंपन महसूस किया जाता है वो कहलाता है प्राथमिक कंपन। उसके बाद जो दूसरा आता है वो उससे अधिक प्रभावशाली होता है, वो कहलाता है द्वितीय कंपन। और इसके बाद जो एक मुख्य कंपन होता है वो तीसरा है मुख्य कंपन। इसको अपन यूँ कह सकते हैं पी लहरों का, एस लहरों का तथा एल लहरों के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। अब जो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि इन तरंगों की सहायता से, या यूँ कहें कि इन तरंगों के जो भ्रमण पथ है, इन तरंगों का जो भ्रमण पथ है उनकी सहायता से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें मिलती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी। अब कैसे मिलती है पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी? कि जो ये भूकंपीय लहरें हैं ये प्राय ठोस भाग से होकर गुजरती हैं, प्राय ठोस भाग से गुजरती हैं तथा एक ही स्वभाव वाला जो ठोस भाग होता है उनमें ये सीधी चलती हैं। पहला तो ठोस भाग से होकर गुजरती हैं, और जो अगर एक ही प्रकार का स्वभाव वाला जो ठोस भाग होता है उसमें ये सीधी रेखा के रूप में, सीधी रेखा में सीधे चलती हैं, सीधे मार्ग से चलती हैं, यूँ कह सकते हैं सीधे मार्ग से चलती हैं। लेकिन जब अपन इनका वो देखते हैं लहरों का जब अंकन किया जाता है सिस्मोग्राफ की सहायता से, उसमें जब ये देखा गया है कि जो एस लहर है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में वो प्रवेश नहीं करती। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं
ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, कोर, और यहाँ पे ये भूकंप केंद्र। ये P तथा S लहरें ये है तरंगों का वक्राकार मार्ग। तो इस चित्र में अपन यूँ कह सकते हैं कि भूकंपीय लहरों का भ्रमण पथ इसके अंदर अपन ने दिखाया। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि जो अंदर वाला भाग है, कोर भाग, वहाँ पे एस लहर का प्रवेश नहीं है, जबकि बाहर की तरफ एस लहर पाई जाती है। तो ये कह सकते हैं जो आंतरिक भाग है वहाँ पे एस लहर प्रवेश नहीं करती। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि जैसे अपन ने पढ़ा कि ठोस भाग में एक ठोस भाग से गुजरती है और एक ठोस भाग में सीधी रेखा के रूप में इनका मार्ग होता है। लेकिन धरातल में जब इनको देखा गया है कि इनका जो मार्ग है वो मार्ग में कुछ इसके अंदर विचलन पाया गया है। तो जो विचलन है या यूँ कहें कि वक्राकार हो जाती हैं, तो इनका जो घनत्व बदलता है धरातल के आंतरिक भाग का, तो घनत्व के बदलने से इन तरंगों का रूप सीधा नहीं रहता, या यूँ कहें कि सीधी नहीं चलती, ये मुड़ जाती हैं, या यूँ कहें कि इनका जो रूप है वो वक्राकार हो जाता है। तो इस तरह से एक तो इनका वक्राकार रूप हो रहा है, इससे पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके घनत्व में परिवर्तन आने से इनका वक्राकार रूप हो जाता है, या यूँ कहें कि घनत्व में परिवर्तन या घनत्व में अंतर पाया जाता है। दूसरा, एस लहर पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर रही, मतलब जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एस लहर है वो तरल भाग में लुप्त प्राय हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि भूकंपीय लहरों के आधार पर अपन धरातल के आंतरिक भाग की जानकारी ले सकते हैं। अब इससे पता चलता है कि भूकंपीय लहरों की गति तथा स्वभाव से ये पता चलता है कि जो पृथ्वी का, या यूँ कहें पृथ्वी के अंदर कई घनत्व क्षेत्र हैं। घनत्व क्षेत्र मतलब डेंसिटी जोन। मतलब साधारण रूप में कह सकते हैं कि घनत्व एक जैसा नहीं पाया जाता, घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है। और दूसरा कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एस लहर लुप्त हो जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें भूकंपीय विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर और ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर मिलती हैं। तो ये जो अपन ने तीसरा पढ़ा आज प्राकृतिक साधन के अंदर, ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से अपन ने पिछली कक्षाओं को मिलाकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले प्राकृतिक साधन पढ़ा जिसके अंदर घनत्व, दबाव और तापमान था। उसके बाद अपन ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य पढ़े, और आज अपन ने प्राकृतिक स्रोत पढ़े जिसके अंदर ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान सम्मिलित था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। थैंक यू।